अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे टेस्ट से 10.3। इसमें कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वो मैं आपको सजा लेक्चर के दौरान बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग वो अपने बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा कमेंट करें और चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उन्होंने पूछा है कि प्योर वाटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है। तो आपको पता है दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक मीडियम भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाता है आपको पता है बच्चों दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिस आता है, NaOH आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4 आता है, HCl आता है। और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर वीक एसिड आता है और वीक बेस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो प्योर वाटर होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है, इसकी क्या रीजन है। उन्होंने यहाँ पे बताया है प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयनाइजेस वेरी स्लाइटली इन वाटर. The concentration of hydronium ions H3O positive and hydroxide and OH negative produced from the auto ionization of water is extremely low. 1 multiplied 10 to the power -7 molar at 25 degrees Celsius. Strong electrolytes by contrast completely dissociate into ions in solution, resulting in higher concentration of ions. The minimal ionization of water does not produce enough ions to conduct electricity efficiently, classifying it as a weak electrolyte. अब उन्होंने यहाँ पे क्या बात बताई है कि जो आपके पास वाटर होता है जैसे H2, ठीक है, H2O जो होता है वो स्प्लिट अप होता है किसके अंदर, H3O पॉजिटिव मींस का हाइड्रोनियम आयंस के अंदर और OH नेगेटिव आयंस के अंदर। लेकिन जो OH आयंस होते हैं क्या होता है वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं ऑटो आयनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस। ठीक है, ऑटो आयनाइजेशन मतलब कहते हैं खुद ब खुद आयनाइज होना। अब इन आयनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो इस हद तक प्रोड्यूस नहीं होते कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग होने की वीक होने की निशानी यही होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है वो आसानी से हो जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे HCl होता है या H2SO4 होता है, उसके अंदर आयंस होते हैं H पॉजिटिव या OH नेगेटिव जो आयंस होते हैं बेसिस के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्प्लिट अप नहीं होते इतनी तरह। ठीक है, कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इस वजह से क्या होता है कि जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल भी होता है इसके अलावा, और क्या होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। और उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और ये उन्होंने रीजन बताई है कि इस वजह से हमारे पास जो होता है कि वाटर जो होता है वो इतनी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है एज कम्पेयर टू H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि बैटरीज में यूज़ किया जाता है। देन बच्चों आपके पास आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं क्लीन डाउन कर रही हूँ। देन बच्चों आता है HCl and H2SO4 are strong acids. Right, while these solutions are equimolar, they have different pH values as calculated in problem 10.1 and 10.4. Why do they have different pH values? बच्चों अब उन्होंने आपको जो एग्जांपल्स दिए न्यूमेरिकल्स के आप देखो तो उसके ऊपर दोनों ने pH वैल्यूज दी हुई हैं, एक HCl की दी है और एक H2SO4 की दी है। HCl की जो है न्यूमेरिकल के अंदर 2 है, जबकि H2SO4 की आई थिंक जो 1.7 है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे इसकी रीजनिंग पूछी है कि वाई इट इज़ सो, कि ऐसा क्यों होता है कि जो HCl है उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो pH की वैल्यू आती है 2 आती है, जबकि जो आपके पास H2SO4 है इसकी 1.7 आती है। अब आपको जब मैंने लेक्चर्स बताए थे पीएच का पढ़ा रही थी, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह पीएच स्केल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, किस तरह हम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिडिक सोल्यूशन होगा, ये बेसिक सोल्यूशन होगा और क्या इसके पीछे बैक स्टोरी होती है। उसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोगों को लाजमन पीएच वाला देखो, टॉपिक जाकर बहुत ईजी होगा। ठीक है, इसके हवाले से एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप लोग एमसीक्यू सोल्व कर सकोगे। तो बेसिक जो चीज़ है वो ये कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि HCl और H2SO4, आपको पता है दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एसिड्स की क्या होती है, पीएच होती है, और बेसिस की क्या होती है, पीओएच होती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो HCl है इसकी pH है 2, जबकि H2SO4 की pH है 1.7। अब pH 2 ज़्यादा है कि pH जो 1.7 है वो ज़्यादा है? pH 2 जो है वो ज़्यादा है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जितनी pH हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिटी के। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि pH जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी की। मीन्स कि जितनी ज़्यादा pH होगी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। अब एज़ कम्पेयर टू हम देखें HCl और H2SO4, इसके अंदर क्या होता है कि जो pH है किसकी, HCl की वो 2 है, जबकि जो H2SO4 है इसकी 1.7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो एसिडिक है वो क्या हुआ ज़्यादा, वो H2SO4 हुआ। इसकी एक और रीजनिंग आती है, वो ये रीजनिंग आती है कि आपको पता है कि जो HCl होता है वो किस तरह डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब अपने आयंस में स्प्लिट अप होना। वो किस तरह होता है कि HCl स्प्लिट अप होता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन जो H2SO4 होता है वो 2 स्टेप्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि HCl के पास H2SO4 2 स्टेप्स में होता है। HCl के पास सिर्फ एक H पॉजिटिव है, मीन्स कि मोनोप्रोटिक एसिड है, जबकि H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन आयंस है, तो ये 2 स्टेप में होता है। इसका मतलब क्या है कि H2SO4 आपको 2 H पॉजिटिव दे रहा है एक सोल्यूशन के अंदर। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो सोल्यूशन के अंदर आपके सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो H प्लस है इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज करेगी। अब H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो इट्स ऑब्वियस कि उसकी जो pH है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। अब यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको रिएक्शन के थ्रू भी समझा देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों ने यहाँ लिखना है, ठीक है, रिएक्शन। अब यहाँ पे कह रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हैव डिफरेंट pH values when equimolar because they associate different in water. HCl is a monoprotic acid meaning it donates 1 proton per molecule in the solution। तो इसका रिएक्शन कैसे हुआ, HCl ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखना है आपने HCl goes to H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने रिएक्शन लिखना है। उसके बाद कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is a diprotic acid and can donate 2 protons per molecule in a stepwise manner. The first dissociation is complete making it a strong acid. The second dissociation is partial. अब इसका रिएक्शन कैसे होता है, आप देखो H2SO4, मैं यहाँ पर नीट लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। H2SO4 goes to HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, HSO4 नेगेटिव गोज टू, ठीक है, ये आपको पता है, ये रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये आपके पार्शियल रिएक्शन है, ठीक है, SO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। In equimolar solution, H2SO4 can release more protons than HCl, leading to higher concentration of the H positive ions and therefore a lower pH, ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो, बुक पे लिखना चाहते हो बुक पे भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर टेम्परेचर डिपेंडेंट। उन्होंने बताया कि आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है। द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट वाटर KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज द आउटोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो और एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन आप लोगों ने खुद ढूंढ के लिखनी है। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है वाटर का, H2O गोज टू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। As temperature increases, the equilibrium shifts to favor the formation of more H positive and OH negative ions according to Lee-Chatelier principle। ये एक प्रिंसिपल है Lee-Chatelier principle, ठीक है, आपको जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपके पास क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम जो होता है वो उस तरफ मूव करता है जहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेशन होती है H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव आयंस की, ठीक है, ये Lee-Chatelier प्रिंसिपल कहता है। दिस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द KW, ये चीज़ क्या करती है, इंक्रीज कर देती है किस चीज़ की वैल्यू, KW की वैल्यू। Conversely, as temperature decreases, the equilibrium shifts to favor to further reactant decreasing KW. Therefore, the concentration of the H plus and OH in water in the vapor temperature impacting the KW। अब उन्होंने क्या सिंपल सी बात बताई, उन्होंने बताया कि किस तरह होता है कि जो ऑटोनाइजेशन होती है वाटर की वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, वो डिपेंड करती है Lee-Chatelier प्रिंसिपल के ऊपर। और Lee-Chatelier प्रिंसिपल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। इस चीज़ को इससे समझो, जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, टेम्परेचर जब आपके पास ज़्यादा होगा तो आपके पास प्रोडक्ट्स भी लिख रही हूँ कि फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और जब आपके पास टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा तो आपके पास रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होगा वो उस दूसरी तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो यही रीज़न है कि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट वाटर का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो बच्चों आता है नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड pH। The prefix P in chemistry denotes the negative logarithm of base 10 of a quantity for a quantity x p is defined as, कैसे, किसी भी क्वांटिटी के लिए सपोज हम देख लेते हैं P इज इक्वल टू माइनस log x की पावर 10x,
ये जनरली उन्होंने बताया हुआ है कि पी जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी का प्रीफिक्स हो सकता है जिसका हम नेगेटिव लोग लेते हैं बेस 10 के साथ, ठीक है। जनरली आपके पास बेस 10 होती है। देन पीएच क्या होता है? pH is a specific application of this concept represented in negative logarithm of the hydrogen ion concentration in the solution। pH क्या होती है कि आपके पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, और pOH क्या होती है जितनी आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है एक सॉल्यूशन के अंदर। और P क्या है? सिंपल डिनोट करता है कि किसी भी नेगेटिव लोगरिथम का लो, किसी का बेस 10 के साथ हो तो वो किसी भी क्वांटिटी का लो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। आप इसको इस तरह लिखोगे pH इज इक्वल टू माइनस log 10 इंटू H पॉजिटिव, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ द एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन। लोअर पीएच वैल्यू इंडिकेट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लोअर पीएच वैल्यू इंडिकेट्स हायर एसिडिटी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एच पॉजिटिव आयन, व्हाइल हायर पीएच वैल्यू इंडिकेट्स हायर बेसिडिटी लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एच पॉजिटिव आयन। ये अपनी बुक के ऊपर लिख लो, पीएच और पीएच जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पर ये लास्ट में लाइन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन समरी पी रेफर्स टू जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई टू वेरियस क्वांटिटीज, व्हाइल पीएच स्पेसिफिकली मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। आपको पीएच और पीओएच के दरमियान में डिफरेंशिएट करना आ सकता है। तो ये था बेसिकली आप लोगों के टेस्ट रिजल्ट 10.3। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी किस तरह हम लोगों ने सोल्व करनी है, ठीक है, क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए। मैंने आपको डिटेल में सब कुछ करवाया है, ठीक है। अगर आपको किसी की समझ नहीं है तो डू मेंशन इन द कमेंट्स सेक्शन, इंशाल्लाह हम उसको कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।